हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कॉम्पिटिशन वेल। जैसा कि बहुत स्टूडेंट का सपना होता है कि किसी आईआईटी में एडमिशन ले और उस आईआईटी को में जाने के लिए कई एंट्रेंस एग्जाम भी देने होते हैं। तो एक उनमें से एक एग्जाम होता है आईआईटी जैम। तो वो उस आईआईटी जैम में अच्छी रैंक आने से आपको बहुत अच्छी आईआईटी मिल जाती है। तो आज हमारे साथ है मिस्टर जतिन यादव जी, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 13 आई है। तो आज वो हमें गाइड करेंगे कि उन्होंने ये इतनी अच्छी रैंक कैसे लाए और हमें बहुत अच्छी अच्छी टिप्स भी देंगे। सो वेलकम जतिन। हाँ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर चैनल। तो हाँ जतिन, हम तो आपका ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने पहले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन अच्छा, जतिन मेरा आपसे ये है कि ये आईआईटी जैम की तैयारी आपने कैसे करी और आपके हिसाब से इसका तैयारी करने का इसका आइडियल टाइम क्या होता है? आईआईटी जेम की तैयारी सबसे पहले तो जैसे थर्ड सेमेस्टर में हम पढ़ रहे थे तब पता चला कि हमें कि जेम का एग्जाम होता है जिसके थ्रू आईआईटी में हमें एडमिशन मिलता है। तो उसके बाद हमने एक दो दोस्त थे, जैसे कुछ दोस्तों पहले से कोचिंग जा रहे थे, तो हमने भी एक दो कोचिंग में जाके देखा कि कौन सी कोचिंग ले या नहीं। जैसे कोचिंग नहीं जाते तो ऐसा लगता है कि बिना कोचिंग के शायद क्लियर नहीं होगा एग्जाम। तो हमने कोचिंग में जाके देखा, दो चार कोचिंग में जाके देखा, तो फिर एक कोचिंग को हमने सेलेक्ट कर लिया था, फिर उसमें जाने लग गए थे। जैसे फोर्थ सेम से हमारी स्टार्टिंग हुई थी एक तैयारी करने की। उसके बाद क्या कहते हैं, तैयारी की थी तो पहले तो ये होता है कि बेसिक कंसेप्ट होते हैं आपके, वो अच्छे से क्लियर हो जाएं तो उसके बाद आप तैयारी कर सकते हो, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बुक, जैसे ऑर्गेनिक में तो बुक सोल्व की थी एम एस चौहान की, और फिजिकल केमिस्ट्री में नरेंद्र अवस्थी की बुक लगाई थी। और जो टाइम होता है वो डिपेंड करता है। जब मैंने पहली बार तैयारी की थी आईटी जेम की, जब बीएससी में था, तो लगभग एक साल लग गई थी तैयारी में। और उसके बाद दोबारा जब मैंने केएफआर में एडमिशन ले लिया था, उसके बाद छोड़ने के बाद तैयारी की दोबारा से, तब 4 मंथ के अप्रोक्स बचे थे। केएफआर मैंने छोड़ा था तो ये लगा लो कि 3 3.5 या 4 महीने ही लगा लो कि उस उतने टाइम में तैयारी हो गई थी। मेन बात ये होती है कि जैसे अगर आपके कंसेप्ट पहले से अच्छे से क्लियर हो ना, तो आप किसी भी चीज को अच्छे से पढ़ते जाते हो, टाइम नहीं लगता। अगर कंसेप्ट जी क्लियर नहीं जी। है ना, तो चीज को प्रिपेयर करने में, कोई भी चीज स्टडी करें या कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ने में टाइम लगेगा। तो डिपेंड करता है कि आपको पहले से कितने से अच्छे से आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं या नहीं है, तो उस हिसाब से आपका तैयारी का टाइम भी डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगेगा आपको तैयारी करने में या नहीं लगेगा। जैसे कि आपने बताया मैंने कोचिंग करी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कोचिंग नहीं कर पाते। क्या बगैर हाँ हाँ, कोचिंग के आईआईटी जैम की प्रिपरेशन की जा सकती है? अगर की जा सकती है तो कैसे उसको बच्चा तैयार करे? ठीक है। तो ये कह रहा था कि मैं बगैर कोचिंग के भी तैयारी की जा सकती है। जैसे हम सिलेबस देखेंगे किसी भी एग्जाम का, तो एग्जाम का सिलेबस देखने के बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक पढ़ेंगे, जो जो चैप्टर हम दे रखे हैं वो सारे पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। पर अगर जैसे हमारे पास कंपटीशन नहीं हो ना, जैसे आप लगा लो, अब तुम मैं तो डीयू में पढ़ रहा था, अभी कुछ गांव में भी होते हैं, जिस गांव में कॉलेज में जा रहे हैं, तो वहां पे अगर एक ही बच्चा तैयारी कर रहा है, आसपास कंपटीशन नहीं है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम किस लेवल पे, हमारी तैयारी कहाँ तक सही है। तो हम तैयारी कर लेंगे पर इतना बेनिफिट नहीं होता। जैसे कोचिंग में कोचिंग लेने की तो जरूरत नहीं है, पर जैसे टेस्ट सीरीज वगैरह का तो मैं समझता हूँ कि काफी जरूरी हो जाती है टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करनी, उससे हमें पता लग जाता है कि हम किस लेवल पर हैं, कितने पानी में हैं हम अभी। तो टेस्ट सीरीज तो मैं सोचता हूँ कि काफी जरूरी चीज है। बाकी कोचिंग लेनी तो इतनी जरूरी नहीं है, कि सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक पढ़ सकते हैं हम। साथ में अगर बच्चे और भी हों कंपटीशन के लिए तो और भी अच्छा फायदा हो जाता है। जी। जैसे कि आपने सिलेबस की बात करी, जैसे आईआईटी जैम में फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिजिकल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाँ हाँ, स्टूडेंट को किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, ज्यादा ज्यादा मार्क्स प्राप्त कर सके? देख, सबसे अच्छा स्कोरिंग सब तो मेरे हिसाब से तो फिजिकल केमिस्ट्री होता है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी टाइम लगता है। जैसे क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक देखोगे ना, तो इनऑर्गेनिक में ऐसा होता है कि इनऑर्गेनिक में कुछ चीजें रटने वाली होती हैं। जैसे मेन ग्रुप का देखोगे तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाएंगे जो रटने वाले होते हैं, आपने पढ़े हुए हैं तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और ऑर्गेनिक में ऐसा होता है कि काफी सारा पढ़ना होता है, कोई भी सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं, तो आपको सारी की सारी चीजें एक साथ दिमाग में होनी चाहिए क्वेश्चन सोल्व करने के लिए।
बाकी फिजिकल में देखोगे तो फिजिकल में काफी इजी हो जाता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक चैप्टर है तो वो पढ़ा, उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आराम से सोल्व हो जाएगा। उसके कुछ फार्मूला याद के सारे के सारे अलग हैं, मतलब आपस में वैसे सब कुछ रिलेटेड होता ही है, पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जैसा नहीं होता इसमें। तो कोई भी चैप्टर देखोगे आराम से क्वेश्चन हो जाएगा हर एक चैप्टर का। और सबसे अच्छी बात होती है कि इसमें जनरली न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन होते हैं कि फॉर्मूला पुट किया, आंसर आया, तो गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं। ऑर्गेनिक में रिएक्शन लगाई, कोई रिएजेंट का गड़बड़ कर दी या और कुछ एसिड बेस की गड़बड़ कर दी तो गलत होने के चांसेस होते हैं। इनऑर्गेनिक में वैसे कुछ रटने के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री मेरे हिसाब से सबसे अच्छा स्कोरिंग है सब्जेक्ट। जी जी। जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने मॉक टेस्ट की बात करी, तो मॉक हाँ, टेस्ट कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है बच्चों के लिए, और कैसे वो किस टाइम मॉक टेस्ट को ले जो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो? जैसे मॉक टेस्ट इम्पोर्टेंट काफी होता है। मॉक टेस्ट ये, जैसे हम कोई भी चीज पढ़ रहे हैं उसके पर हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उस चीज की, तो हमें रियल टाइम में पता नहीं चलेगा कि हम क्वेश्चन, जैसे मैंने पढ़ तो सब कुछ लिया, अब मैं टेस्ट देने चला जाऊं एग्जाम का ही, तो उस समय में जब मैं क्वेश्चन करने लगूंगा तो एकदम प्रॉब्लम आएगी कि मैंने पढ़ा हुआ तो सब है लेकिन कंसेप्ट को लगाने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। अब जब मॉक टेस्ट करते हैं तो हम साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, तो पता चल जाता है कि इस क्वेश्चन में कितना कौन से क्वेश्चन में कितना टाइम स्पेंड करना है। जो टेस्ट है उसकी प्री क्या, टेस्ट में जैसे पहले कौन सा पोर्शन से क्वेश्चन करने हैं, फिजिकल से क्वेश्चन करने हैं या ऑर्गेनिक से क्वेश्चन करने हैं, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन करने हैं, या एमसीक्यू क्वेश्चन पहले करने हैं या एमएसक्यू क्वेश्चन पहले करने हैं इंटीजर टाइप वाले। तो मॉक टेस्ट देने से प्रैक्टिस काफी अच्छी हो जाती है और हमें पता चल जाता है कि हमारी जो तैयारी है वो किस लेवल तक की हो गई है, जो हमने पढ़ा है वो सब कुछ उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आएगा हम उसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, हमें ये भी पता चल जाता है अच्छे से। तो जी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और सब इसको ज्वाइन कब स्टार्ट करना चाहिए, जैसे टेस्ट तो हम शुरू से दें तो सबसे अच्छा है कि जैसे हम तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट साथ साथ हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करते जाएं मॉक टेस्ट। और बाकी जैसे टेस्ट सीरीज चलती हैं काफी, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज चलती है, तो एग्जाम से 1 या 2 मंथ्स पहले शायद शुरू हो जाते हैं, तो ज्वाइन करने का काफी अच्छा टाइम होता है। कि जैसे एक टेस्ट हम खुद अकेले बैठकर सोल्व कर रहे हैं तो हमें इतने अच्छे से नहीं पता चलेगा, जैसे बाकी बच्चे भी सोल्व कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि हम बाकी बच्चों में कहाँ पे लाई कर रहे हैं, कि हमें कितनी और ज्यादा प्रिपरेशन की आवश्यकता है। ये ये जी जी जी। जैसे कि एक क्वेश्चन हमारे चैनल पे बहुत आया है कि बहुत से स्टूडेंट होते हैं जब एग्जाम देने जाते हैं, पर उनकी एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक आ सकती थी, पर कुछ कारणों की अच्छा। वजह जैसे वो प्रेशर में आ जाते हैं एग्जाम के, और कई चीजें हो जाती है जिससे उनकी रैंक हाँ हाँ। मतलब बहुत खराब हो जाती है। तो उस सिचुएशन को कैसे वो स्टूडेंट हैंडल करे? अच्छा, ये ये देखो काफी बार होता रहता है कि हमने प्रिपरेशन तो जैसे काफी अच्छे से कर ली, पर कई बार क्या होता है कि एग्जाम के टाइम पे प्रेशर की वजह से हम कर नहीं पाते। तो मैं तो ये कहूंगा कि जैसे हमने ऐसा देखा कि एग्जाम में ऐसा कि ये क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, हमें टेंशन हो गई कि बाकी के क्वेश्चन भी गलत कर लिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे रैंक होती है ना, हमें कुछ चीज, जी जो चीज नहीं आती उसकी वजह से खराब नहीं होती, रैंक इस वजह से खराब होती है कि हमने जो चीज आती है और वो भी हम अच्छे से नहीं कर पाए ना, इसलिए रैंक खराब हो जाती है। अब जी 60 क्वेश्चन आते हैं जेएमके में, अगर मेरे को 10 क्वेश्चन नहीं जी आते तो मैं सोचने लग जाऊं कि 10 क्वेश्चन नहीं आ रहे और इस चक्कर में बाकी के क्वेश्चन में भी गलतियां कर दूं, तो रैंक ऑब्वियसली खराब हो जाएगी। अब मैंने सोचा 10 क्वेश्चन नहीं आते, पॉजिटिव सोचना चाहिए कि 50 क्वेश्चन तो आ रहे हैं अच्छे से, तो उन 50 क्वेश्चन को भी मैं लगा दूंगा तो काफी अच्छे से मतलब टॉप रैंकर में नाम आ जाएगा। ये है कि एक दिमाग को शांत रखना चाहिए, जैसे टेंशन नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि एक बार हुआ है मेरे साथ तो 12th में, उसके बाद दोबारा कभी नहीं हुआ कि 1-2 क्वेश्चन नहीं आते थे उसकी वजह से पूरा पेपर खराब हो गया। तो ये प्रेशर कभी भी नहीं लेना चाहिए कि ये कोई चीज छूट गई तो उसका भी नहीं सोचना कि ये चीज छूट गई। 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा उससे 2 का आ जाएगा, तो इस चीज की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जो पढ़ा है, ये कि जो मैंने पढ़ा है उसको अच्छे से करके आऊंगा, इतना है तो भी काफी अच्छी रैंक आ जाएगी। जी जी। जी जतिन, मेरे क्वेश्चन तो खत्म हो गए हैं। अगर आप अपनी तरफ से कुछ स्टूडेंट को बताना चाहें जो उनके लिए हेल्पफुल हो सके तो? अच्छा, मैं तो यही कहूंगा कि भाई जैसे एग्जाम के हिसाब से अपनी बुक्स वुक्स सेलेक्ट करो, अच्छे से पढ़ो, टेंशन ना लो, खाना वाना अच्छे से खाओ। और एग्जाम से पहले सबसे पहले क्या होता है कि कभी कभी ऐसा खाना खा लिया या और कुछ हो गया तो हम बीमार हो जाते हैं एग्जाम से पहले, ऐसा होता है। तो एग्जाम से पहले
अपनी सेहत का ध्यान रखना सबसे जरूरी होता है। और जैसे टाइमिंग होती है ना एग्जाम की टाइमिंग, जैसे 2:30 बजे एग्जाम होता है केमिस्ट्री वालों का जनरली। जी जी। तो हाँ, तो हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो एग्जाम से 1 वीक पहले कि हमें प्रैक्टिस भी उसी टाइम पर करनी चाहिए। जैसे 2:30 पे एग्जाम हो रहा है तो हमें 2:30 पर से 5:30 तक की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इससे हमें जैसे रियल टाइम में हमारा एग्जाम भी इसी समय होना है, तो हमें उस टाइम टाइम के हिसाब से प्रैक्टिस हो जाएगी इस समय तक, कभी हमें नींद नहीं आए। ताकि जैसे कई बार ये होता है कि सुबह टेस्ट दे रहे हैं, शाम को दोपहर के समय नींद आ जाती है, तो प्रैक्टिस जिस हिसाब से करेंगे ना कि 2:30 बजे एग्जाम है, तो उसी हिसाब से प्रैक्टिस करेंगे, 2:30 से 5:30 बजे तक एग्जाम देना है, तो ये मेरे हिसाब से काफी सही रहेगा। जी जी। ओके जतिन, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने अपनी इतनी इम्पोर्टेंट बातें जो हम लोगों के साथ शेयर करी। तो थैंक यू जतिन फॉर कमिंग कॉम्पिटिशन वेल। थैंक यू, योर्स ऑल्सो। थैंक यू।